Welcome to Super 20 Institute. My name is Vanchika Sharma and I am here to teach biology. So आज के टॉपिक की स्टार्टिंग हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कल हमने 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करी थी जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो कल हमने उसमें जो सेक्शंस कवर किए थे, सबसे पहले तो हमने बेसिक टर्म्स क्लियर की थी, जैसे हमारा रिप्रोडक्शन क्या है, लाइफ स्पैन क्या है और जो ऑर्डर ऑफ लाइफ स्पैन है, ये सारी टर्म्स हमने क्लियर की थी। और हमने अपना टॉपिक की एंड करा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो पहले हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। जो हमने कल स्टार्टिंग करी थी रिप्रोडक्शन से, कैन एनीवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? पढ़ के आए होंगे ना आप लोग? चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज करते हैं। रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। सिमिलर मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट के बच्चों को ही बर्थ देगा ना, ऐसा तो नहीं है कि एलिफेंट्स ने डॉग को जन्म दे दिया। दैट्स नॉट द केस ना। तो हमारी डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की हमें यही बताती है। उसके बाद हमने एक और टर्म पढ़ी थी, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? जब भी एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है, उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, उसको हम बायोलॉजी के टर्म्स में लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ ऑर्डर डिस्कस किए थे लाइफ स्पैन के, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ के क्या क्या लाइफ स्पैन पे होता है। एक बार क्विकली हम उस चीज़ को भी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, पैरट की एग्जाम्पल ली थी ना। चलो मुझे बताओ पैरट का लाइफ स्पैन क्या होता है? यस बिल्कुल, 140 ईयर्स होता है पैरट का लाइफ स्पैन। क्रो का हमारा होता है 15 ईयर्स। देन अभी हम समझ आने वाला है तो राइस की क्रॉप लगाने वाले हैं ना, तो राइस का लाइफ स्पैन कितना होता है? यस 3 to 4 months। और हमने रोज प्लांट के लाइफ स्पैन के बारे में भी पढ़ा था, 10 ईयर्स। चलो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, राइट। उसके हमने डिफरेंट मोड्स पढ़े थे एनिमल्स में। सबसे पहले हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन, है ना। बाइनरी फिजन क्या होता है कि वहाँ पे जो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, राइट। तो उसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी अमीबा की, राइट। तो हम एक बार नोट कर लेते हैं एग्जांपल से ना, आप लोगों को रिवाइज ही करना है मेरे साथ। आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, ताकि आप लोगों को जब फाइनली पढ़ना हो तो आपके टिप्स पे वो चीज़ें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमने बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ा था। देन हमने पढ़ी थी दूसरी चीज़, बाइनरी फिजन में ही हमने आगे 2 टाइप पढ़ी थी फिजन की, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, राइट। तो जो लॉन्गिट्यूडनल फिजन होती है उसमें क्या होता है? उसमें हमारा जो यूग्लिना है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। आई मीन टू से कि जो हमारी एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल फिजन की, दैट इज यूग्लिना। और हमने आगे ट्रांसवर्स फिजन की एग्जांपल पढ़ी थी, पैरामीशियम। ठीक है, उसके बाद हमने एक और मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल सिंपल है। उसमें क्या होता है कि जो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसकी छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स हो जाएंगी, और जितनी भी आगे छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स होंगी वो आगे एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक और टर्म पढ़ी थी, दैट इज बडिंग, है ना। बडिंग में क्या होता है कि जैसे ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने हाइड्रा की एग्जांपल पढ़ी थी कल, है ना, कि हाइड्रा है, ये इसका बड है। ठीक है, तो ये डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो कल को जब ये मैच्योर हो जाएगा और ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होगा, तो ये जो हमारा बड है ना, ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने कल। और मैंने कल आप लोगों को हाइड्रा के बारे में एक और चीज़ बताई थी कि जो हमारा हाइड्रा, इसमें एक और मोड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कौन सा मोड होता है वो? ठीक है, इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होती है, राइट। कल मैं आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाना भूल गई थी, आज मैं उसको ऐड ऑन कर देती हूँ। ठीक है, वो चीज़ क्या थी? एक और मोड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एनिमल्स में, दैट इज रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन क्या होता है? बेसिकली ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें
अगर कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट लॉस्ट हो गया या कोई इंजरी हो गई जिसकी वजह से वो उसका कोई पार्ट टूट गया है, उसकी बॉडी से अलग हो गया है, तो क्या होगा, वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसमें पाया जाता है, ये हमारे एग्जाम्पल हम इसमें देंगे प्लनेरिया का। आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हो 11th स्टैंडर्ड में, तो कोई मुझे बताएगा प्लनेरिया किसमें आता है, कौन से फाइलम में आता है प्लनेरिया, बताएगा मुझे कोई, एनीवन? देखो जरा आप लोगों को कितनी बार याद है 11th की, बताओ बताओ प्लनेरिया किसमें आता है, बताओ। प्लनेरिया है हमारा प्लेटिहेलमिन्थेस में आता है हमारा प्लनेरिया। ठीक है, तो फिर हम जब हमने एक बार एसेक्सुअल मोड कंप्लीट कर लिया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड प्लांट्स में, अब हम इसको प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ वेजिटेटिव यूनिट्स की बात करी थी, जैसे बल्ब, ट्यूबर, ऑफसेट, है ना। तो बल्ब की एग्जांपल क्या थी, तो मुझे बता सकता है? चलो, मैंने कल तुम्हें ऑफसेट में एक एग्जांपल पढ़ाई थी ना, वाटर हाइसिंथ की ना, क्या होता है वाटर हाइसिंथ? ठीक है, हाँ, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है। ठीक है, जिसको बंगाल एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज टेरर ऑफ बंगाल। क्यों बोलते हैं हम उसको टेरर ऑफ बंगाल? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इन्वेजिव वीड की स्पीशीज है, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था हमारी ब्यूटिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर वीड है देखने में। बट क्या हुआ, ये बहुत जल्दी से फैल गई थी और पूरा वाटर बॉडी को कवर कर दे रही थी, तो बाकी जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स थे ना, उनके लिए ऑक्सीजन तो बचती ही नहीं थी। तो जिसकी वजह से क्या होने लगा कि दूसरे प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, वो लोग ग्रो नहीं कर पाते थे, और इनको इरेडिकेट करना और भी मुश्किल है, क्योंकि जितनी जल्दी तेजी से हम इन लोगों को काटते हैं, उसके डबल स्पीड से हम आगे फैलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा था टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ तक हमने एक बार रिवाइज कर लिया है, कल के लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा, जो मेन एग्जांपल्स थी, हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। अभी हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है। अब ये चीज तो सबको क्लियर होगी ना कि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, राइट? ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये तो सर्टेन है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, और साथ में क्या होगा, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स तो होगा ही होगा, बट जो चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, दैट इज जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा वो सेम पेरेंट के भी हो सकते हैं और फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स बट ऑफ ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, अब हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमंस की। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस की। ये है हमारा फीमेल गैमेट। ठीक है, ओवम ऐसे ही दिखता है, फीमेल गैमेट ओवम होता है ना, और ये हमारा राइट। तो जब इनमें फ्यूजन होगी, ठीक है, तो हमारा जाइगोट बनेगा, राइट। हमारा जाइगोट बन गया, तो इसमें जो फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, दो पेरेंट्स तो इन्वॉल्व है ही है, ये फीमेल है ये मेल है। ठीक है, और जो हमारे गैमीट्स आ रहे हैं वो दोनों ऑपोजिट सेक्स से आ रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरी चीज यहाँ पे नोटवर्दी है वो क्या है कि हमेशा जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे ना, वो ना तो पेरेंट्स के सिमिलर होंगे, ठीक है, और ना ही अपने सिबलिंग्स के। ठीक है, क्यों है ये रीजन, क्या रीजन है इसके पीछे, कोई मुझे बताएगा? इसके पीछे का मेन रीजन यही है कि देखो, अब हम फिर से यही एग्जांपल लेंगे, ये एक टाइप है और
ये दूसरा टाइप है, ठीक है। इनका एक अलग से जेनेटिक मटेरियल है, इनका एक अलग से जेनेटिक मटेरियल है। जब हमारा जाइगोट बनेगा, ठीक है, उसमें इसका जेनेटिक मटेरियल भी आएगा और इसका जेनेटिक मटेरियल भी आएगा। तो जो हमारा थर्ड मतलब जो हमारा बेबी बन रहा है ह्यूमंस में, तो वो दोनों के मदर और फादर के जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन ही होगा। तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही होगा, ना तो वो अपने सिबलिंग्स जैसा होगा, ना ही अपने पेरेंट्स जैसा हो सकता है। बट हाँ, दोनों जो बेबी बनेगा वो सिमिलर काफ़ी हद तक अपने पापा से या मम्मा से रिजेंबल कर सकता है। बट अगर तुम कहो कि एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं होगी। एग्जैक्ट कहाँ पे बनता था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, वहाँ पे जो हमारा ऑफस्प्रिंग होता था, जो हमारा यंगर बनता था, उसको हम बोलते थे क्लोन, ठीक है। क्यों बोलते थे? क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स formed are genetically and morphologically similar। क्या मतलब है इन दो बड़ी बड़ी टर्म्स का? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली का बताओ ना मुझे कोई। एनीवन प्लीज टेल मी क्या मतलब है इन दो टर्म्स का। चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ हम लोगों को इस चीज़ के बारे में। हमने दो चार टर्म देखी ना यहाँ पे, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। अब जो मैं आप लोगों को दिख रही हूँ, या आप जैसे बाहर से हो, या कोई प्लांट है उसकी लीव्स हैं या उसकी स्टेम है, वो क्या है? उसकी मॉर्फोलॉजी है, मतलब जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं, ठीक है, दैट इज आवर मॉर्फोलॉजी। और जेनेटिकली क्या है? अंदर से जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, या प्लांट्स के केस में उनके अंदर जो भी टिश्यूज जैसे जाइलम फ्लोएम वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो उनका क्या है? वो उनका जेनेटिकली। इनका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको क्लोन से क्या समझाना चाह रही हूँ कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमारे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं ना, वो एकदम रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेबी बॉर्न होगा वो हमेशा थोड़े से चेंजेस के साथ आएगा, ठीक है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे हम पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगी मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड टाइम टेकिंग होता है ये प्रोसेस थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि आपने ह्यूमन में देखा होगा, जब भी कोई मदर कंसीव करती है तो एक बेबी का बर्थ आफ्टर 9 मंथ्स ही होता है ना, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज कवर करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब हमने रिप्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। अब कुछ ना फेजेस होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये तीन फेजेस हैं, ठीक है। तो अब हम एक बार इन तीन फेजेस को ना एक एक करके डीप में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या ये तीन फेजेस हैं, मैं अभी डिस्कस करती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो जो हमारा सबसे पहला फेज आता है ना इसमें, वो होता है हमारा जुवेनाइल फेज, ठीक है। क्या कौन सा फेज होता है? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज में क्या होता है, किसी को पता है? गलत बताओ, बट एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करो और क्लास में पार्टिसिपेट करो, राइट। इससे क्या होगा? आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, प्लस आपके कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। वरना तो मुझे क्या है, मैं खुद पढ़, मेरे को तो आता है, बट आई एम हियर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आप लोगों को बहुत आता है, ठीक है, बस सिर्फ थोड़ा सा ब्रशअप करने की जरूरत है। क्या बताया था मैंने आपको, कितने फेजेस हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में? यस, 3 फेजेस, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला फेज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज, ठीक है। हम एक एक करके ही इन फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जुवेनाइल फेज होता है, अब हम इसको आपको मैं समझाती हूँ एग्जांपल देके। जैसे एक बेबी का बर्थ हुआ, ठीक है, सोचो ये हमारा बेबी है,
जस्ट इमेजिन कर लो ये बेबी है, ठीक है, ये हमारा बेबी है, इसका बर्थ हुआ, ठीक है, अब ये मैच्योर हो गया, ठीक है, मैच्योर माने तो नाउ ही इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूसिंग मतलब अपने जैसे यंग वंस को जन्म देने के लिए ये कैपेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फेज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज, ठीक है, समझ लगा। अब हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे हम पैदा हुए, ठीक है, और हमने पढ़ाई की, शादी की, ठीक है, जो पढ़ाई से लेके शादी के पहले पहले वाला फेज है उसको हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज, ठीक है। मैं आपको रेफरेंस के लिए एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको कल को रिकॉल करने में इजी हो, ठीक है। उसके बाद जब आपकी शादी हो गई, ठीक है, नाउ यू आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, तो जब आपकी शादी होगी तो वो कौन सा फेज आ गया हमारा, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। इसमें हम सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं ना। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों की शादी हो गई है, आपने अपने यंग वंस को बर्थ दे दिया है, और अब आपके जो बच्चे हैं उनके भी आगे बच्चे हो गए हैं, तो आप क्या हो गए हो, बूढ़े, ठीक है। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड एज और सेनेसेंस, ठीक है। आपको तीनों फेजेस क्लियर हो गए, ठीक है। सबसे पहला फेज है हमारा जुवेनाइल फेज, सेकंड फेज है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड वन इज सेनेसेंस, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि जुवेनाइल फेज क्या है, इट इज द टाइम पीरियड बिफोर इट इज द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव फेज इट इज the phase in which an organism is fully mature to give rise to young ones similar to itself or variant, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेज आती है दैट इज सेनेसेंस। यहाँ पे क्या होता है, इट मार्क्स द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट इंसान बूढ़ा हो जाता है और अपनी डेथ को अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है। तो ये तीनों फेजेस को ना कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं। अब सब आप लोग हार्मोनल कंट्रोल पढ़ के आए हो, है ना, न्यूरल, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं इन फेजेस में, इन्वायरमेंटल एंड हार्मोनल फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हमारे तीनों फेजेस के को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इनको रेगुलेट करते हैं, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है? कोई डाउट हो इन तीनों फेजेस के अंदर तो प्लीज लेट मी नो, वरना हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलो, अब हमने तीनों फेजेस के बारे में पढ़ लिया और हमने देख लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम जो आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो हमारे रिप्रोडक्टिव फेज का ही पार्ट है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी अटेन कर लेता है ना, तो उनमें ना दो तरह के साइकिल्स होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हमारी डॉग हो गया, गोट हो गई, डियर हो गया, वहाँ पे ईस्ट्रस साइकिल चलता है, ठीक है। अब ये क्या है आप लोगों को मैं इसके बारे में अभी समझा रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ ऊपर से बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग डीपली डील करने वाले हैं हमारे रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे हमें बस बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। हार्मोन्स यहाँ पे मेजर रोल प्ले करते हैं। कैसे मेजर रोल प्ले करते हैं, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
जो होता है हमारा यूट्रस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम में यूट्रस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूट्रस की एक वॉल होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रेटरी फेज आने वाला होता है, ठीक है, तो हॉर्मोन्स का ऊपर नीचे लेवल आता है, ऊपर नीचे लेवल होता रहता है। तो क्या होता है कि देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है हमारा ओवम मैच्योर होता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वहाँ पे फीमेल मेल गैमेट आए, दैट इज स्पर्म, वो लोग आपस में फ्यूज करें, ठीक है। बट जब मेल गैमेट नहीं आ पाता तो एंडोमेट्रियम को क्या होता है, एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है ना, तो उसको शेड करना होता है। तो जो वो शेड होती है तो ब्लड रिलीज होता है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसमें तीन फेजेस होते हैं बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और हर एक फेज में अलग अलग हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं। ये जो सारा हमने डीप में 3 फेजेस है ना, ये हम अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डील करेंगे। अभी बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली है क्या, ठीक है। आपको पता चल गया कि जब हमारे यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया, एंडोमेट्रियम ठीक कर ली, बट वो चीज़ नहीं हो पाई, तो वो अपनी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को जब शेड करता है, ब्लड रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। तो ये किस किस में होता है, इसके एग्जांपल्स नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले तो ह्यूमंस में, ठीक है, और दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे एप्स एंड प्राइमेट्स, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। एक और चीज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैं आपको मेंशन करना भूल गई, वो क्या था कि जब भी हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फीमेल्स होती है ना, दे रिफ्यूज टू पॉपुलेट, ठीक है। बट ईस्ट्रस साइकिल उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, फीमेल्स तभी पॉपुलेट करेंगे जब उनका वो वाला पीरियड आएगा, ठीक है। ईस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे भी एंडोमेट्रियम थिक होती है बट शेड नहीं करती। वो जब शेड करती है तो वो अपने अंदर दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम पीरियड के लिए आता है। जैसे हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये हमारा 5 to 7 डेज चलता है। वैसे तो 5 डेज ही चलता है, बट इसका वेरिएबल है टाइम स्पैन, तो इसीलिए 5 to 7 डेज तक हम देखते हैं, ठीक है। बट जो ईस्ट्रस साइकिल है ना, वो कुछ ही टाइम के लिए आता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, काउ, डियर एंड डॉग, ठीक है। स्ट्रे डॉग्स तो आपने देखे होंगे, नहीं तो कईयों के घर में डॉग्स भी होते हैं, आपने कभी उनको ब्लीड करते हुए नहीं देखा होगा। क्या रीजन है उसका, क्योंकि उनमें ईस्ट्रस साइकिल चलता है, ठीक है। अब हमारी ये 2 टर्म्स क्लियर होगी। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास ना 2 तरह के ब्रीडर्स होते हैं। एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स और दूसरे होते हैं सीजनल ब्रीडर्स। आप इन दोनों टर्म्स को सुन के कुछ समझ पा रहे हैं कि क्या ये डिफरेंस होगा सीजनल ब्रीडर्स में और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में? ये इसमें बताएगा मुझे, किसी को कुछ आइडिया है? चलो मैं आप लोगों को सीजनल ब्रीडर्स की ना एग्जांपल देती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताना है कि आपको उससे क्या समझ में आता है। अगर नहीं आएगा तो मैं तो एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ, बट आई वांट कि आपका कंप्लीट पार्टिसिपेशन हो ना क्लास में, तभी मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में और आपको भी मजा आएगा, ठीक है। तो फ्रॉग है सीजनल ब्रीडर की एग्जांपल। बताइए मुझे क्या समझ आया आपको फ्रॉग की एग्जांपल देख के कि क्यों मैं उसे सीजनल ब्रीडर बोल रही हूँ। चलो हम डिस्कस ही कर लेते हैं, ठीक है। मैंने फ्रॉग को सीजनल ब्रीडर क्यों बोला, क्योंकि जो सीजनल ब्रीडर की कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीजन में वो पॉपुलेट करेंगे और अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देंगे, ठीक है। तो हमने एग्जांपल ली थी फ्रॉग की, ठीक है। तो जब बारिश का मौसम आता है तो आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, इतना सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पे आप छोटे 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 टैडपोल्स देखते हो, जो उनकी लार्वल स्टेज होती है फ्रॉग की, है ना। क्यों होते हैं वो, क्योंकि उनका ब्रीडिंग सीजन होता है वो, ठीक है। तो आपने बहुत सारी आवाजें भी सुनी होगी बारिश के मौसम में, टर टर, वो क्या होता है,
ठीक है, क्या होता है वो उनका एक मेटिंग बिहेवियर होता है, क्योंकि उनको उस सीजन में वो उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, उनको मेट करना होता है, तो इसलिए वो ऐसी आवाज करते हैं ताकि उनके जो पार्टनर है वो सुन पाए और वो मेटिंग के लिए आ पाए। ठीक है, तो समझ आ गया आप लोगों को सीजनल ब्रीडर्स क्या है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कौन से होते हैं कि उनको कोई मतलब नहीं है कौन सा सीजन है। ठीक है, उन्हें बस ब्रीडिंग से मतलब है। ठीक है, उन्होंने पूरे साल में वो किसी भी टाइम पे ब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी रीजन की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज से डील करने वाले हैं वो है एक टर्म दे रखी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस क्या है, कोई बताएगा मुझे पार्थिनोजेनेसिस क्या है? बड़ी सिंपल टर्म है, पता होना चाहिए आप लोगों को। एग्जाम्पल, यस, पार्थिनोजेनेसिस की एग्जाम्पल है, पहले तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता देती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस है क्या। एनिमल्स में भी होता है पार्थिनोजेनेसिस और प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, एनिमल्स में हमारी एग्जाम्पल आएगी हनी बी। ठीक है, हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस का फिनोमेना प्रोमिनेंटली देखा जाता है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमारे प्लांट्स में क्या क्या है एग्जाम्पल पार्थिनोजेनेसिस की, ये है बनाना एंड ग्रेप्स। ठीक है, क्या होता है बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस में, इसमें क्या होता है कि जो हमारा फीमेल गैमेट होता है ना, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसको बर्थ देता है। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस समझ में आया क्या होता है इसमें, जो हमारा फीमेल गैमेट है वो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने बता दिए, एनिमल्स में है हमारा हनी बी और प्लांट्स में हमारे बनाना एंड ग्रेप्स। ठीक है, एक हमने वहां पे डिस्कस किए ना कि रिप्रोडक्टिव, हमने 3 फेजेस डिस्कस किए थे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, तो वो तो आपको समझ आ गया, बट कुछ अनयूजुअल फिनोमेनास भी देखे गए हैं प्लांट्स के केस में। हमारे एनसीईआरटी बुक में ना 2 एग्जांपल्स दे रखी है अनयूजुअल फिनोमेनास की। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए उसको, स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार लगा के अपने नोटबुक में नोट कीजिए। सबसे पहले तो है हमारे पास स्ट्रॉबिलियंथस कुंथियाना। ठीक है, ये एक ऐसा प्लांट है जो 12 साल में ना एक ही बार इसमें फ्लावर आता है। स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, फ्लावर्स once in every 12 ईयर। और दूसरी एग्जाम्पल हमारी क्या है, दूसरी एग्जाम्पल है हमारी बैम्बू। ठीक है, बैम्बूस किसको पसंद होते हैं भाई, हाँ बिल्कुल सही, पांडास को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट 500 साल बाद ये अपने लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार ही इसमें फ्लावर आता है, दैट टू आफ्टर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। ठीक है, अब ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब ना कुछ टर्म्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। ठीक है, जो आपको ना आगे जो मैं इवेंट्स पढ़ाने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, उसके लिए आपको उनके बारे में जानना ना जरूरी है थोड़ा सा। कुछ टर्म्स है क्योंकि उनकी क्लैरिटी होना जरूरी है। नाम तो आपके काफी टाइम से सुने होंगे बट आई डोंट थिंक सो अभी भी आप उसमें क्लियर होंगे, क्योंकि तब मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी अपने टाइम पे, हाइड्रोशियस क्या है, डायोशियस क्या है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए कि क्या है ये टर्म्स। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे मोनोशियस। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डायोशियस। ठीक है,
पढ़ेंगे hermaphrodite और बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है इन तीनों में ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे मोनोशियस प्लांट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। ठीक है, बट जो हमारा डायोशियस है ना, उसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वो दो डिफरेंट फ्लावर्स, मतलब दो डिफरेंट फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं अपने प्लांट के। ठीक है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद जो हमने थर्ड टर्म देखी है वो है हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। क्या मतलब होता है इसका? हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल क्या है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ना दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी हम एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देखते हैं, अर्थवॉर्म। ठीक है, इसको कॉमनली फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो सॉइल होती है खेती करने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बनाने में हेल्प करता है अर्थवॉर्म हमारा। इसी वजह से इसको हम फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। ठीक है, आपको ये तीनों टर्म्स में अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, क्योंकि इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे बहुत पूरे बायो में ये तीन टर्म्स बहुत बार रिपीट होने वाले हैं, इसलिए इनको प्लीज़ क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी जो हम नेक्स्ट अभी हमने इवेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जैसे अभी फिर मैं एग्जांपल लूँगी शादी वाली। अब किसी की शादी होने वाली डिसाइड होगी, है ना, तो आजकल बहुत ट्रेंड चल रखा है प्री वेडिंग शूट का। वैसे ही जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है तो इट इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन, राइट। तो जो फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट हुए उसको हमने क्या बोल दिया? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो हमारे उसके बाद अब हमारी शादी से पहले वाली होगी प्री वेडिंग शूट। ठीक है, अब शादी हमारी हो गई क्या? फर्टिलाइजेशन। और जो शादी के बाद वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो? अब इनमें क्या क्या होता है तीन अलग अलग इवेंट्स में, अब हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे, राइट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में दो चीजें आती है। ठीक है, पहले हमारे पास आएगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमंस की। ठीक है, तो ह्यूमंस में क्या होता है, जब मेल गैमेट बनता है तो उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं, मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म ही होता है ना, स्पर्म ही होता है ना, तो उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटो। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डील करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि ये टर्म्स हम यूज करने वाले हैं आगे, ताकि आप लोग भी फेमिलियर हो जाओ जब हम आगे पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारा आगे फीमेल गैमेट होता है दैट इज ओवम। उसके फॉर्मेशन को, के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? oogenesis। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। ठीक है, अब एक बार जब गैमेट बन गए, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अब जब गैमेट्स बन गए तो उनका ट्रांसफर भी तो होगा ना, वो आपस में ट्रांसफर होके एक जगह पे मिलेंगे कंपैटिबल गैमेट्स। ठीक है, तब भी तो उनका फ्यूजन होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या आता है इस इवेंट में? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ठीक है,
ये दोनों चीजें हो गई, तो हमारा जो फर्स्ट इवेंट था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। इसको हम सिंगैमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दो कंपैटिबल गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो हम शॉर्ट में लिख देंगे क्या होता है यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। जब फ्यूजन हो गया तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब फ्यूजन होगी तो क्या बनता है, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब जाइगोट बन गया तो ये 2n होता है, ठीक है, राइट। जब जाइगोट बन गया तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो माइटोटिक डिवीजन होगी और दूसरी चीज क्या होगी, सेल डिफरेंशिएशन। अब ये दोनों क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं अभी। पहले हम डिस्कस करेंगे माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन हमेशा क्या होती है, इसमें ये इसलिए हो रही है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। और जो हमारा सेल डिफरेंशिएशन है वो क्यों हो रहा है, ताकि सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जर्म लेयर्स बनेगी हमारी। कौन कौन सी 3 जर्म लेयर्स होती है, कोई मुझे बताएगा। 3 जर्म लेयर्स होती है हमारी, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। तो हमारी 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो ये जो तीनों जर्म लेयर्स होती है ना, ये अलग अलग ऑर्गन्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है। इसी वजह से पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में पहले तो सेल डिफरेंशिएशन होती है, पहले माइटोटिक डिवीजन होती है, देन सेल डिफरेंशिएशन होती है, ताकि हमारी जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो सके और प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस आगे फर्दर बढ़ सके, ठीक है। यहाँ तक हमारे ये 3 इवेंट्स भी क्लियर हो गए, ठीक है। अब जो इसमें टॉपिक बचता है लास्ट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है कि जो प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस है ना, उसके बेसिस पे ना हमारे ऑर्गेनिजम्स को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, ठीक है। तो वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको सब क्लियर है ना। प्लीज पार्टिसिपेट किया करो क्लास में, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो कौन कौन सी 3 टाइप्स बताएंगे हैं इसमें, तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पहले आप इनके नाम नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से हैं, उनका मतलब क्या है। फिर हमारे पास जो दूसरी टाइप आती है वो कौन सी है, विविपेरस। कौन सी है, विविपेरस। और जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है ओविविपेरस, ठीक है। थर्ड टाइप कौन सी है, ओविवी। सुनी हुई है ना, ये टर्म्स फैमिलियर है ना, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो हमारे पास सबसे पहली टाइप कौन सी है, ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स की। इसमें क्या होता है, जो यंग वन का डेवलपमेंट है वो है ना, वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या लेंगे हम, बर्ड्स
एंड रेप्टाइल्स। कैसे समझाऊंगा आपको, उसको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल है इसकी बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, राइट। क्यों है? क्योंकि देखो जो न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट है ना वो पेरेंट की बॉडी से बाहर ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो बर्ड्स के केसेस में देखा होगा, रेप्टाइल्स के केसेस में देखा होगा, सांप में अंडे देते हैं, बर्ड्स तो देते ही देते हैं, तो उनका जो बेबी की डेवलपमेंट है वो एक एग में हो रही है ना, तो वो इसीलिए इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। विविपेरस कौन से होते हैं? जिनमें जो बेबी का डेवलपमेंट है इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ पेरेंट, ठीक है। ये हमेशा फीमेल की बॉडी में ही डेवलपमेंट होता है बेबी का, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। और ओविविपेरस कौन से होते हैं? जिनमें जो बेबी का डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी के अंदर ही होता है, बट यहाँ पे जो मेन नोट करने वाली बात है, दे रिफ्यूज टू टेक एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये बाहर से कोई भी न्यूट्रिशन नहीं लेते। जैसे अब इसको कैसे समझेंगे? जो हमारे ह्यूमन है ना उनमें प्लेसेंटा होता है, तो वो क्या करता है, जो बेबी है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से न्यूट्रिशन ले पाता है, ठीक है। बट जो ओविविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनमें क्या होता है कि वो कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से यूज नहीं करते न्यूट्रिशन के लिए। इसके एग्जांपल्स हम क्या लेंगे? शार्क और कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हमारा जो ओविविपेरस टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गई, ठीक है। वैसे आगे आनी थी डिस्कस करने के लिए, बट आई थिंक आपको पता होना चाहिए जो फर्टिलाइजेशन है ना, ठीक है, वो दो तरह की है, ठीक है। एक तो होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होती है इंटरनल। तो आपको इन दो टर्म से क्या समझ में है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? बताएगा मुझे कोई? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमेशा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कह लो या एक्वेटिक प्लांट्स कह लो उनके केसेस में होती है, ठीक है। जैसे हम अगर एनिमल्स की एग्जांपल लें तो जो मेल है वो वाटर में रिलीज कर देगा अपने स्पर्म्स, और फिर क्या होगा, वाटर एज ए कैरियर एक्ट करेगा और फीमेल की गेमेट के साथ जाके फ्यूज करेगा, मतलब उनका जो फ्यूजन है वो बाहर हो रही है। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होगा कि जो फ्यूजन मतलब सिंगैमी हो रही है वो हमारे अंदर हो रही है, ठीक है। तो अभी हम अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखें तो जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एल्गी वगैरह या हमारे ब्रायोफाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि उनका इक्वेटिक हैबिटेट भी होता है ना, तो उनके केसेस में भी हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। इनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितना भी मैंने आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंटेंट कवर करवाया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। एक बार आप रिवाइज कीजिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। आज मैंने आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑलरेडी रिवाइज कराया है ये क्लास स्टार्ट होने से पहले। आई वांट कि जब आप मंडे को आए तो आपको ये पूरा चैप्टर टिप्स पे हो, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रही है कि हाँ मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ आके मेरे से कंसर्न कीजिए, मेरे को बताइए अपनी दिक्कत, तो हम फिर इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद देन एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करके